Good morning, students. Welcome to chemistry class. I am Sangeeta Sharma from Government Senior Secondary School, Rajpur. We were doing revision of first chapter, which is solid state. Today again we will be discussing few more topics from the same chapter, and these topics are quite important from examination point of view. So let us start. तो आज के लेक्चर में हमने जिन क्वेश्चंस को डील करना है, जैसे आपको आता है डिफाइन यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ये बेसिकली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स on different places या position of atoms or ions on different places in unit cell. तो ये या if you are asked a question, what are the types of unit cells, total number of type of unit cells based upon cell parameters, जिनको हम Bravais lattices भी कहते हैं. तो Bravais lattices कितनी तरह के हैं और उनके फॉर्मेशन का बेस क्या है, उनकी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन का बेस उसको समझेंगे. Then is this part is also very important from examination point of view. वैसे तो अंडरस्टैंडिंग तो सभी चीज़ों की होनी चाहिए. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी और एफसीसी. इसकी सो नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन, ताकि आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आज के लेक्चर को सुनने के बाद कवर हो सकें. नोट्स में ये जो डेफिनेशंस हैं इनको साथ के साथ पीडीएफ अटैच करती जाऊंगी. डेफिनेशंस आप वहाँ से पढ़ लें. हाँ, समझने का काम आप लेक्चर से कर सकते हैं. अब बात करते हैं लैटिस पॉइंट्स की. लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? देखें, हमें मालूम है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हों, आयंस हों, मॉलिक्यूल्स हों, वो बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं, और जो अरेंजमेंट एक जगह है वही दूसरी जगह, तीसरी जगह, थ्रू आउट 3 डायमेंशंस थ्रू आउट द क्रिस्टल एक ही तरह की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलती है. यदि हमने उस अरेंजमेंट को कागज पे ड्रॉ करके शो करना है किसी डायग्राम के रूप में, तो हम उन पार्टिकल्स की जगह, उन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर दे आर, उनकी जगह हम क्या ड्रॉ करेंगे? छोटे छोटे पॉइंट्स. जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है पॉइंट्स की, फिर ये की है, फिर ये की है, फिर ये जो पॉइंट्स हैं किसी क्रिस्टल लैटिस में या किसी क्रिस्टल में मौजूद सभी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले ये जो पॉइंट्स छोटे छोटे हम ड्रॉ करते हैं, इन्हें कहते हैं लैटिस पॉइंट्स. डेफिनेशंस की टेंशन ना करें, समझें. लिखी हुई डेफिनेशंस आपको वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच्ड है, वो वहां से देख लें, आप नोट्स वहां से देखें, समझें फिलहाल. तो लैटिस पॉइंट्स जो हैं, लैटिस पॉइंट क्या हुआ? दोज पॉइंट्स which represent position of atoms, ions or molecules of a crystal lattice. in 3 dimensions भी लिख सकते हैं. अब ये लैटिस पॉइंट्स, जैसे ये सारे क्या हैं? छोटे छोटे लैटिस पॉइंट्स हैं. अब यहां देखिए, ये 4 लैटिस पॉइंट्स हैं जैसे ये वाले, और मैं इनको अटैच किए दे रही हूं इस तरह से. ये 4 हो गए, और नीचे वाले ये 4, इनको भी ऐसे कर दिया, और फिर वर्टिकली इस तरह से. तो हमें एक बॉक्स छोटा सा दिखाई दे रहा है. इस बॉक्स का नाम होता है यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट दोनों में क्या फर्क है? होने को तो लैटिस पॉइंट सबसे छोटा पार्ट हुआ किसी क्रिस्टल लैटिस का, लेकिन इसकी कोई ज्योमेट्री या शेप तो है नहीं. इट इज जस्ट ए पॉइंट, और ये किसी की पोजीशन को डिपिक्ट करता है. लेकिन यूनिट सेल जो है किसी क्रिस्टल में ड्रॉ की जाने वाली, की जा सकने वाली वो छोटी सी छोटी शेप या छोटी सी छोटी ज्योमेट्री है कि उस ज्योमेट्री को अगर आप 3 डायमेंशंस में उसी ज्योमेट्री को रिपीट करते जाएंगे, तो फिर उसको जोड़ जोड़ के जो बड़ा सारा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, दैट विल बी क्रिस्टल लैटिस. ठीक वैसे जैसे किसी दीवार में वॉल जो है, वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और वॉल में जो ब्रिक्स यूज होते हैं वो क्या है? यूनिट सेल. तो
एक ईंट फिर दूसरी ईंट, ऐसे लंबाई में भी जोड़ते हैं, चौड़ाई में भी जोड़ते जाते हैं, ऊंचाई में भी जोड़ते जाते हैं, और फिर वैसे अटैच कर करके हमें क्या मिल जाती है? वॉल, यानी कि क्रिस्टल लैटिस। तो इन यूनिट सेल्स को अगर हम ऐसे असेंबल करते जाएंगे तो असेंबल करके जो एक लार्ज ज्योमेट्री बनने वाली है, उसकी ज्योमेट्री भी होगी इसी की तरह, लेकिन वो लार्ज ज्योमेट्री होगी, और दैट विल बी कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। देखें, जैसे इससे नेक्स्ट वाला यूनिट सेल हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये, और ये देखें, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स, और बिल्कुल एक जैसी डायमेंशंस वाले बनेंगे ये। और फिर ये बॉक्सेस या छोटे वाले यूनिट सेल जिनको हम कहते हैं, वो इधर भी ऐसे चलते जाएंगे, नीचे की तरफ भी ऐसे चलते जाएंगे। 3 डायमेंशंस में आएंगे तो इस डायरेक्शन को भी ऐसे वाले यूनिट सेल्स ही मौजूद होंगे, और फिर उनको अटैच कर करके, असेंबल कर करके जो बड़ी ज्योमेट्री बनेगी उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। बस इतनी सी बात है। सो ब्रिक इज यूनिट सेल, ईंट जो है वो यूनिट सेल है। ईंट के जो कॉर्नर्स हैं जिनको हमने यहाँ पॉइंट्स से बनाया हुआ है वो लैटिस पॉइंट्स हैं, और जब सारी ईंटों को जोड़ के आप एक स्ट्रक्चर, एक वॉल बना लेते हैं, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। इतनी सी बात है। अब ये जो यूनिट सेल हैं, इनको समझने के लिए, क्योंकि किसी क्रिस्टल की ज्योमेट्री समझने के लिए हमें उसके छोटे से छोटे, तो यूनिट सेल क्या हुआ? यूनिट सेल हुआ किसी क्रिस्टल का छोटा, सबसे छोटा लेकिन कंप्लीट पार्ट। इट इज द स्मॉलेस्ट बट complete part of a crystal lattice which when repeated in 3 dimensions produces या generates whole of the crystal lattice. So अगर क्रिस्टल लैटिस को समझना है तो उसके छोटे से छोटे कंप्लीट पोर्शन को, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, उसको समझना जरूरी है। उसके पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। तो एक यूनिट सेल लीजिए, मैं ऐसे अलग से ड्रॉ कर लेती हूं। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आप देखें, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड, कोई भी एक्सिस आप ले लें, वैसी कोई खास बात नहीं है। तो उसमें ये वाली जो लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक, उसका नाम हमने दे दिया ए, और यहां से यहां तक वाली लेंथ का नाम दे दिया बी, और ये जो हाइट जिसको हम कह सकते थे उसका नाम हमने दे दिया सी। तो 3 पैरामीटर्स तो इसके हुए, ए बी सी। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, लेकिन हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं कहेंगे, हम सिंपली ए बी सी 3 लेंथ्स इसकी ये बता देंगे, एजिस। ओके, अब उसके साथ ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाला एंगल जो है उसको कहेंगे एल्फा। एल्फा, तो ये अल्फा जो है ये बी और सी के बीच का एंगल है और ए के सामने वाला एंगल है। बीटा किसको कहेंगे? ये जो बी, जिस लेंथ को आपने बी माना है उसके सामने वाले एंगल को कहेंगे बीटा, और बीटा इज एन एंगल बिटवीन सी एंड ए। और उसी तरह से सी के सामने वाला ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड गामा। तो गामा बी और ए, या ए और बी के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? गामा। दीज आर 6 पैरामीटर्स ऑफ एनी यूनिट सेल, 3 डायमेंशंस एंड 3 एंगल्स बिटवीन द, ये जो फेसेस बन रहे हैं इसके। ओके, वी शैल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल जो है ये 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, 2 तरह के से इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है। फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हम यूनिट सेल को इस आधार पे क्लासिफाई करेंगे कि उसमें जो एटम्स या आयंस या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या क्या है, उस आधार पे मेनली ब्रॉडली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज primitive unit cell, and other is centered unit cell. अब प्रिमिटिव यूनिट सेल से हमारा मतलब होता है कि जैसे ऐसा यूनिट सेल कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हों, ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे? व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स,
ओनली एट कॉर्नर्स। तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव। जाहिर सी बात है, सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसा हुआ जिसमें कॉर्नर्स पे तो एटम्स या आयंस होंगे ही होंगे, सभी में होंगे, लेकिन कॉर्नर्स के सिवाय अगर फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, एंड के सेंटर पे, समटाइम्स एज के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। सो वी कैन डिफाइन इट दैट यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन sites like center of a face, body center, end center, etc. apart from corners of the unit cell. तो ये जो centered unit cell है, ये फिर आगे 3 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। इसके फर्स्ट टाइप है body centered, BCC लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड, FCC। फेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और थर्ड टाइप है एंड सेंटर्ड, अब देखिए BCC, FCC और अब हम देखेंगे BCC, FCC और एंड सेंटर्ड होते कैसे कैसे हैं, क्या फ़र्क है। देखिए कॉर्नर्स में तो सभी के कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं, वो सभी में कॉर्नर्स पे एटम्स या आयंस होंगे। BCC जो है दैट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मीन्स पूरे यूनिट सेल की बॉडी का जहाँ पे सेंटर पड़ता है वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो जैसे ये रूम है, इसका सेंटर जहाँ जैसे पड़ता है, जैसे इस यूनिट सेल का सेंटर यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ पे बॉडी के सेंटर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। कॉर्नर्स पे सभी में होंगे। फेस सेंटर्ड देखिए, फेस सेंटर्ड में सच यूनिट सेल has constituent particles on center of every face। अब फेसेस देखिए कितने होते हैं, 1, टॉप, रूफ एंड फ्लोर। उसके सिवाय दीवारें 1, 2, 3, 4, टोटल 6 फेसेस किसी भी क्यूब के होते हैं, किसी भी यूनिट सेल के होते हैं। तो हर फेस के सेंटर पे, जैसे ये टॉप वाले फेस के सेंटर पे, बॉटम इस साइड के सेंटर पे, फ्रंट वाले का सेंटर यहाँ आ रहा है, साइड वाले का सेंटर यहाँ आ रहा है, और बैक वाले का सेंटर यहाँ जैसे आ रहा है। सो वी हैव इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे ये, इसके सेंटर पे ये, साइड वाले इस पे सेंटर पे ये, फ्रंट वाले का सेंटर ये आ गया, और बैक वाले का सेंटर ये आ गया। 6 फेसेस के सेंटर पे हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर दिखाई दें तो हम उसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे देखिए सभी जगह पार्टिकल्स होंगे, वो सभी में होंगे, लेकिन एंड सेंटर्ड मीन्स 2 ऑपोजिट फेसेस कौन से हो सकते हैं? आइदर ये दोनों, एक ये और एक ये, इन दोनों के सेंटर पे अगर पार्टिकल्स हों, या फिर 2 और कौन हो सकते थे? छत और फर्श, ये भी ऑपोजिट है। या फिर क्या हो सकते थे? फ्रंट वाला फेस और लास्ट वाला फेस। मतलब कोई 2 फेसेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों तो उनको कहेंगे एंड वाले फेसेस, शुरू वाला और अंत वाला। तो जब 2 ऑपोजिट फेसेस पे, मे बी फ्रंट और बैक, मे बी टॉप और बॉटम, मे बी दिस साइड एंड दैट साइड, 2 फेसेस, किन्हीं 2 फेसेस के सेंटर पे, और वो 2 फेसेस कैसे होने चाहिए? जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। जब उनके सेंटर पे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, देन यू कैन कॉल इट एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से मेनली ये 2 टाइप्स आई,
और फिर सेकेंड टाइप की आगे 3 टाइप्स और होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. Second base to classify the unit cells is on the basis of cell parameters. सेल पैरामीटर्स को एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल करें कि जैसे ये यूनिट सेल है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक उसको हमने ए बोला है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो बी है और वर्टिकल लेंथ को हमने सी बोला है. ए जो लेंथ है उसके सामने वाला जो यहाँ पे एंगल है उसको अल्फा कहा है, जो बी लेंथ है उसके सामने वाले एंगल को बीटा कहेंगे, जो सी लेंथ है उसके सामने वाले एंगल को गामा कहेंगे. तो ये 6 पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इनको अगर हम वेरी करें लेंथ्स को लंबा छोटा बराबर या ना बराबर करके अगर ये वेरी हो जाएं ये 6 पैरामीटर्स, तो डिफरेंट शेप के यूनिट सेल्स जो हैं वो बनते हैं. बेसिकली 7 टाइप्स हैं, उसकी नाम मैं अभी बताती हूँ, उसको याद करने का तरीका भी बताती हूँ. और फिर उन 7 टाइप्स के आगे सब टाइप्स टोटल मिला के जो हैं दे आर 14 बेस्ड अपॉन सेल वेरिएशन ऑफ सेल पैरामीटर्स. सबसे पहले हम इनके नाम करेंगे. फर्स्ट इज, इसको इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे. सीक्वेंस याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा वर्ड है CTOMTHR 3242. एक ये कोड याद रखें. CT किसी का नाम है और MT उसका फ्रेंड है. दोनों ने एक गाड़ी ली है जिसका नंबर है HR, हरियाणा की गाड़ी है 3242. इस तरह से याद रख सकते हैं, ये जैसे भी आपको सुविधा रहे. तो CT में C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक. सबसे पहले हम क्यूबिक लिखेंगे, फिर उसके बाद टेट्रागोनल T. O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक. M stands for monoclinic and T stands for triclinic. H stands for hexagonal and R stands for rhombohedral. क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल एंड रोम्बोहेड्रल. उसके बाद आप एक ऐसा टेबल बना लें, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. फिलहाल ऐसे लिख लें. फिर अगर इसी सीक्वेंस में आप इनको लिखते हैं, मैंने तभी कहा सीक्वेंस यही रहेगा CTOMTHR 3242 का मतलब बाद में बताती हूँ. तो इस सीक्वेंस में लिख लें. फिर उसके बाद क्या करते चलेंगे, CT क्यूबिक तो बहुत सिंपल है, उसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहां से शुरू करेंगे और क्यूबिक में ऐसा होता भी है. क्यूबिक से आगे टेट्रागनल में आए. अब हम क्या करेंगे, एक एक अनइक्वल बनाने लगेंगे, एक एक कट करने लगेंगे. तो सबसे पहले लेंथ्स में कटिंग करेंगे. टेट्रागनल में आते ही क्यूबिक में सब बराबर है और 90 डिग्री के बराबर हैं एंगल्स, लेंथ सारी बराबर हैं. टेट्रागनल में आते ही हमने क्या कर देना है, A इज इक्वल टू बी, ठीक है, एक कट यहां पे लगा देना है, बट नॉट इक्वल टू सी. एंगल सारे 90 डिग्री. जैसे इसी को थोड़ा और ऊपर को लंबा कर दें, बाकी कोई चेंज ना करें, तो बन जाएगा टेट्रागनल. फिर उसके बाद आ गए ऑर्थोरोम्बिक में. ऑर्थोरोम्बिक में हमने 2 कट्स लगा देने हैं कि ना तो A B के बराबर है ना B C के बराबर है. B को थोड़ा लंबा कर दो, C को और लंबा कर दो. एंगल्स लेकिन सारे 90 डिग्री के ही रहेंगे ऐसे. तो वो बन जाएगा ऑर्थोरोम्बिक. उसके बाद आते हैं मोनोक्लिनिक में. मोनोक्लिनिक तक आते आते 2 कट्स तो ऑलरेडी लग चुके हैं, 1 2 ये तो हो ही चुका है. अब हमें किस तरफ बढ़ना है,
यहां जाना है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि बीटा का यहां पे दम घुटने लगा है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक 1 कट, 2 कट्स, 2 और ये 3 कट्स हो गए, मतलब एक एक अनइक्वल हम बढ़ाते चले हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा बीटा सफोकेट हो रहा था अल्फा और गामा के बीच, तो बीटा 90 डिग्री के बराबर भी नहीं हुआ और बीटा बाहर निकला है। बस इतना सा करना है। ट्राइक्लिनिक में ये तो ऑलरेडी है और एक कट यहां पे भी था कि अल्फा वाज नॉट इक्वल टू बीटा, ये ऑलरेडी यहां तक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको और ये भी काट देंगे। ट्राइक्लिनिक में कोई किसी की नहीं सुनता, सब अनइक्वल है। ए बी सी ये भी बराबर नहीं है, एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, नो फेस इज वर्टिकल, बेंड किए हुए हैं। ये ट्राइक्लिनिक आ गया। फिर उसके बाद हेक्सागोनल। ट्राइक्लिनिक तक तो हम कट्स वाला सीक्वेंस चलाएंगे। हेक्सागोनल में हमें मालूम है कि हेक्सागोनल जो ज्योमेट्री होती है उसमें 2 लेंथ्स, हेक्सागोनल ऐसा होता भी नहीं है जैसा हमने ऊपर, वो तो इस तरह का होगा ना, तो उसमें हेक्सागोनल कुछ इस तरह का होगा। और हेक्सागोनल में क्या होता है कि 2 लेंथ्स ए और बी ये बराबर होती हैं, सी जो होती है वो लॉन्ग होती है। सो ए विल बी इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और अल्फा बीटा ये जो 2 बेसिस वाले एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री के होंगे, लेकिन गामा जो है दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री, तभी ये हेक्सागन ऐसे तभी बन पाएगा। ये हेक्सागन का वैसे थोड़ा सा याद रखेंगे। रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक। अब एक बचा हमें रोम्बोहेड्रल। देखिए अगर रोम्बोहेड्रल को ऐसे ही रहने दे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो इस चीज को और इसको डिफरेंट करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, यहां पे कट लगा दो। फिर अब ये और ये जो है ये डिफरेंट हो गए। सो फाइनली यहां पे कोई कट नहीं, यहां पे एक कट, यहां पे 2 कट्स, यहां पे 2 और तीसरा कट, लेकिन बीटा को बाहर निकालने मोनोक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक में सब कुछ काट दो, 1 2 3 4 सब कुछ अनइक्वल। हेक्सागोनल में थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और देखें, हेक्सागोनल को याद करें कि उसमें ए और बी तो बराबर होंगे, सी जो है वो बराबर नहीं होगा, 2 एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे, तीसरा एंगल 120 डिग्री का होगा। रोम्बोहेड्रल में ये और ये बिल्कुल एक जैसे ना हो जाएं, तो हमने एक कट जस्ट एंगल्स वाला लगा दिया। रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक में बेसिकली क्या फर्क होता है, अगर क्यूबिक को ही हम टेढ़ा कर दें, लेंथ्स सारी क्यूबिक जैसे होंगी, लेकिन एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं। इस डिब्बे को अगर मैं इस तरफ को पिचक दूं, ऐसे टेढ़ा कर दूं, तो जो चीज बनेगी दैट विल बी रोम्बोहेड्रल। इसलिए एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। इन दोनों में ये फर्क है। सीक्वेंस आप यही रखें और इसी सीक्वेंस में ऐसे करते जाएं तो आपको आसानी रहेगी याद करने के लिए। अब बात है ये 3242 नंबर जो लिखा है, ये किस चीज के लिए लिखा है। 3242 जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, 3 2 4 2 यहां पे लिख लें जस्ट अपने समझने के लिए। अब जहां पे 3 लिखा है दैट मीन्स वो वाला यूनिट सेल 3 तरह का है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का होगा, प्रिमिटिव, बीसीसी एंड एफसीसी। हो गया 3। फिर टेट्रागोनल में आए, टेट्रागोनल केवल 2 तरह का होगा। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज
बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक पे डिजिट आया है 4। ऑर्थोरोम्बिक जो है ये 4 टाइप्स का होगा। प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड सभी तरह का हो जाएगा। जो मोनोक्लिनिक है इस पे फिर डिजिट आया है 2। तो मोनोक्लिनिक जो है वो 2 तरह का है, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट लगाया था। टेट्रागोनल जो है वो 2 तरह का है, 2 लिखा हमने। ऑर्थोरोम्बिक 4 तरह का है, इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। मोनोक्लिनिक 2 तरह का है, इसलिए 2 लिख दिया। तो 3 2 4 2 नंबर में इसलिए याद करने के लिए बोल रही थी। उसके बाद ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, दे ऑल आर जस्ट प्रिमिटिव एंड इन टोटल 3 + 2 + 4 + 2 and 1 + 1 + 1 टोटल टाइप हो गई 14. So based upon cell parameters there are 14 type of unit cells. Basically they are of 7 types. Further when they are classified and categorized और जो प्रैक्टिकली होने तो सबकी बड़ी प्रैक्टिकली जो पॉसिबल टाइप्स हैं वो कितनी हैं 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. इनको ब्रावियस लैटिसेस भी कहते हैं. ब्रावियस लैटिसेस 14 हैं ये संख्या में टोटल. नाउ वी शैल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और इसको हम रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं. वी नो देयर प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं. तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल से शुरू करते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसे कि आपको पता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसके केवल कॉर्नर्स के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों. अब देखिए ये जो यूनिट सेल है हम उसको कायदे से तो ऐसा होता है कि ये यूनिट सेल का एक कॉर्नर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा. तो जो एटम्स हैं वो बेसिकली इस तरह से लगे. यहाँ तक एक एटम फैला हुआ है, यहाँ तक दूसरा, तीसरा, चौथा. ये फ्रंट फेस की बात कर रही हूं मैं. तो जब हमने क्रिस्टलाइटिस हम बनाते हैं तो हम इस तरह से लार्ज एटम्स नहीं बनाते. हम क्या करते हैं सिंपली ऐसे जो हम वो पॉइंट्स बनाते हैं दे आर बेसिकली सेंटर्स ऑफ द एटम्स. ये जो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखे होते हैं यूनिट सेल में ये पूरा एटम नहीं है. हम इसको इस तरह से बनाते हैं. पूरे एटम की बजाय हम केवल सेंटर्स ऑफ द एटम्स शो करते हैं और फिर उनको मिला के जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल. इसको ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर हम इस तरह से सारे एटम्स बनाने लगे तो इसको ज्योमेट्री को समझना और इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि एटम इतना सा नहीं है. एटम यहां से यहां तक फैला हुआ, ये यहां से यहां तक फैला हुआ, तभी एक दूसरे के साथ एडजस्टेड है. अदरवाइज तो इट विल बी ए लूज स्ट्रक्चर एंड इट वोंट बी स्टेबल. अब हमें चेक करना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर्स 8 होते हैं. नंबर ऑफ कॉर्नर्स हुए टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन एनी यूनिट सेल 8 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब मुद्दे की बात यह है कि एक कॉर्नर से आपको एटम कितना आपके हिस्से आ रहा है. साफ दिख रहा है यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो एटम है वो उसका केवल इतना सा पार्ट जो है वो इस यूनिट सेल का है. बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट इसके सिवाय जो बच गया वो सारा बाकी के यूनिट सेल्स में शेयर हुआ है. तो हम सारे यूनिट सेल्स तो नहीं बनाते. जैसे इसको इस कॉर्नर को हम यहां विजुलाइज करें लेट अस से दिस, और इसका ऊपर वाला सरफेस नहीं हमने बनाया है, सिर्फ यही सरफेस बनाया है. तो आप देखें कि इस ये जो कॉर्नर है इसको 1 2 3 4 ये जो एटम है ये पहले तो लोअर साइड एटम का ऐसे हाफ कर दें तो हाफ का भी जो ये वाला हाफ पोर्शन है ये वाला पोर्शन तो
ऊपर वाले 4 यूनिट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो आधा ये बच गया ये भी नीचे कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 4 में। हाफ जो यूनिट सेल था, सॉरी हाफ जो एटम था वो नीचे वाले सरफेस में कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4 से, यानी कि 1/8 पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल में जाता है किसी भी एटम का। या आप ये कह लें एटम इज जस्ट स्फेरिकल। तो इसको हाफ काट दिया और हाफ जो था दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स और अपर हाफ हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अपर 4 यूनिट सेल्स। तो इस तरह से कॉर्नर पे जो भी एटम होता है वो उस यूनिट सेल के हिस्से आता है केवल 1/8। हर कॉर्नर से आपको 1/8 कंट्रीब्यूशन आ रही है। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन ये थोड़ा सा याद भी रख लें और समझ भी लें इसको, 1/8 होती है। टोटल कॉर्नर्स 8 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर is 1/8. Therefore, total number of atoms per unit cell कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर से कितना शेयर आ रहा है? 1/8 ऑफ एन एटम। तो 8 इंटू 1/8, 8 ये वाला आया और 1/8 टोटल कॉर्नर्स 8 है और एक कॉर्नर से हमें कितना शेयर आ रहा है? 1/8 ऑफ एन एटम। तो टोटल कितना आ गया? 1। So always remember in primitive cell there is 1 atom per unit cell. सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड का आपको मालूम है कि कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे, वो तो सभी में होंगे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि एक एटम जो है वो पूरे ये जो क्यूब बन रहा है इसके सेंटर में भी एक एटम होगा। अब जाहिर सी बात है जैसे ये रूम है, इसके कॉर्नर से हर कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन आए, कॉर्नर का एटम जो है वो केवल 1/8 पार्ट ही इस रूम में होगा। इट्स ओके, वो तो माना जा सकता है। लेकिन इस रूम के सेंटर में अगर कोई एटम है तो वो तो पूरी तरह इसी रूम का माना जाएगा। तो मतलब रूम के सेंटर में अगर कोई एटम है दैट हैज टू बी काउंटेड फुल कंप्लीट 1 फॉर दिस यूनिट सेल। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पहले 2 तरह के एटम्स हैं यहाँ पे, ड्यू टू कॉर्नर्स एंड ड्यू टू बॉडी सेंटर। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 और हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी आती है? 1/8, तो वो आ गई 1। एंड एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल कितना है? 1। वो भी पूरा का पूरा इसी का गिना जाएगा क्योंकि ये पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर ही है। सो कंप्लीटली दिस एटम बिलोंग्स टू जस्ट दिस यूनिट सेल। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1 दैट इज 2। अब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड यानी कि ऐसा यूनिट सेल जिसके हर फेस के सेंटर पे आपको एटम दिखाई दे। तो इसके किसी भी यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं। इस फेस का सेंटर यहां पे आ गया, टॉप जिसको रूफ मान सकते हैं आप उसका सेंटर यहां आ गया, साइड वाले का इस तरफ आ गया, बैक वाले का सेंटर यहां आ गया, फ्रंट वाले का यहां आ गया और बॉटम का यहां पे आ गया। सो दिस वे वी हैव 6 फेसेस। अब फेस को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार को 2 रूम्स शेयर कर रहे हैं, एक ये रूम और एक इससे नेक्स्ट जो रूम होगा। तो अगर हमें इस दीवार में कोई एटम कैसा है? गोल है, फिक्स करना है तो वो हाफ एटम इस रूम में रहेगा और हाफ एटम उस रूम में दिखेगा, बॉल बड़ा साइज। अब हमारे पास 2 तरह के चीजें आ गई ड्यू टू कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के कारण कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8। तो ड्यू टू कॉर्नर्स हमारे पास कितना शेयर आया? 1 एटम फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स।
ड्यू टू फेसेस। फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं और हर फेस पे जो एटम होगा वहां से हमारे हिस्से कितना आएगा? हाफ। तो 6 इंटू हाफ दैट इज 3। 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेसेस। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस इज हाफ। जैसे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर इज 1/8, उसी तरह कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फेस हैज टू बी काउंटेड हाफ। और ये कितना हो गया? 3। सो टोटल कितने हो गए? 1 + 3 दैट इज 4। ओके, अब बात करते हैं एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड कैसा होता है? इसी तरह का होगा, लेकिन उसका जिससे फर्स्ट फेस इसको मान ले और लास्ट फेस इसको मान ले, तो एक एटम फर्स्ट फेस के सेंटर पे होगा और एक एटम जो है वो लास्ट फेस के सेंटर पे होगा। तो किस तरह से काउंट करेंगे? कॉर्नर्स से कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। हर कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितनी? 1/8 ड्यू टू कॉर्नर 1 एटम पर यूनिट सेल। एंड्स भी फेसेस हैं, फेसेस ही हैं, लेकिन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन वी वोंट कॉल देम फेसेस। तो कितने एंड्स पे हैं एटम्स? 2 पे। इस दीवार पे है और एक सामने वाली दीवार पे है। इस दीवार वाला भी आधा इस रूम के लिए काउंट होगा और उस दीवार वाला भी आधा इस रूम के लिए। मतलब फेस पे जो भी एटम्स होगा वो उस यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगी उसकी? जस्ट हाफ। तो एंड्स कितने हैं? 2। और हर एंड से कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? हाफ दैट इज 1। तो टोटल हो गया 1 + 1 दैट इज 2। सो इफ वी टेबुलेट इट, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर्स आएगी और हर कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 करके टोटल आ जाएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। बीसीसी में 2 तरह की कंट्रीब्यूशन आएंगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स वो हमेशा 8 इंटू 1/8 रहेगी दैट इज 1। और बीसीसी बॉडी सेंटर है तो एक कंट्रीब्यूशन बॉडी के सेंटर से आएगी जिसको 1 काउंट करेंगे, तो 1 + 1 दैट इज 2। फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर्स वही 8 इंटू 1/8 1। और फेसेस कितने हैं? 6। तो हर फेस से कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है? 6 इंटू हाफ दैट इज 3। तो 3 + 1 टोटल कितना आ गया? 4। और एंड सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन ड्यू टू 8 कॉर्नर्स एज यूजुअल 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। और फेसेस कितने लेने हैं हमने? जस्ट एंड के 2 फेसेस, इनिशियल और लास्ट। तो 2 फेसेस से कंट्रीब्यूशन लेनी है। हर फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? हाफ एटम फ्रॉम एवरी फेस। तो टोटल कितना आ गया? 1 + 1 दैट इज 2।